नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। जैसे कि पिछले दो तीन लेक्चर से हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। पिछले दो वीडियो में भी हमने बात की थी, आज वापस एक वीडियो लेके आए। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट जो आपके कंसेप्ट है, वो सारे कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नीट 2025 के लिए ये कंसेप्ट विथ एमसीक्यू काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, आज अपना सेशन आगे शुरू करते हैं। चलो, प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक एट हाई मोलिकुलर वेट टारगेट। चलिए, एक्सरे जनरेट कैसे होते हैं। तो अगर किसी हायर एनर्जी वाला कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर वो हायर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन कोई हाई मोलिकुलर वेट के साथ अगर स्ट्राइक कर रहा है, उस पर स्ट्राइक कर रहा है, तो वहां से एक्सरे इमिट करके बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो ये अपना स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि कोई हायर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन अगर हाई मोलिकुलर वेट वाले बॉडी पे, हाई मोलिकुलर वेट वाली मेटल पे जाके टकराए, तो वहां से एक्सरे इमिट डेफिनेटली करेंगे। चलिए, स्टेटमेंट तो सही है। और ये याद रखना, एक्सरे अपने टॉपिक में से रिड्यूस हुआ है नहीं हुआ है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये एमसीक्यू आपको कर लेना है। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि हायर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन अगर हाई मोलिकुलर वेट वाले बॉडी से अगर टकराता है, तो वहां पे कुछ एक्सरेज प्रोडक्ट, एक्सरेज इमिट करके डेफिनेटली निकलेंगे। चलो, तो मान लो ये कोई, मान लो ये कोई मेटल है। चलिए, ये मेटल पे हायर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन टकरा जाए, तो यहां से एक्सरेज बाहर निकलेंगे। और एक्सरेज तो भाई फोटो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि फोटोन से बनी है। फोटोन इमिट कर रहे हैं, ये कहना भी उतना ही सही रहेगा। चलिए, रीजन में इसने ये बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज रिवर्स फिनोमिना ऑफ एक्सरेज। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा है, ये भी आपको देखना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा है, मान लीजिए ये कोई हमारे पास मेटल है, अगर सफिशियंट एनर्जी वाला, क्योंकि एक्सरे है तो एक्सरे के पास तो सफिशियंट एनर्जी है ही। ये सफिशियंट एनर्जी वाला फोटोन अगर ये मेटल पे जाके स्ट्राइक हो जाए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, और इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रॉन भी हायर एनर्जी से बाहर निकलेगा। तो बिल्कुल इसकी रिवर्स प्रोसेस है। यहाँ पे क्या होता था, इलेक्ट्रॉन टकराते थे, फोटोन बाहर निकलते थे, फोटोन टकराते, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते। हायर एनर्जी वाले फोटोन, फोटोन हायर एनर्जी वाला एक्सरेज, हायर एनर्जी वाला ईएम वेव, हायर एनर्जी वाले फोटोन, हायर एनर्जी वाले फोटोन, हायर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन। तो बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस, बात सही है। चलिए, तो असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन ये कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ी है। एक्सरे क्यों बाहर निकलता है, ये यहाँ पे कोई एक्सप्लेन नहीं किया है। तो है दोनों सही, लेकिन एक्सप्लेनेशन बोथ आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। चलिए, ये सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन। चलिए, अगर सर्कुलर मोशन दिया है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन है या वर्टिकल प्लेन। ठीक है, यहाँ पे वर्टिकल प्लेन बताया, वर्टिकल प्लेन अपनी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगी। क्यों नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, क्योंकि एवरी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। चलिए, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, टेंशन एंड वेलोसिटी एट एंगल 90 डिग्री फ्रॉम लोएस्ट पॉइंट। चलिए, मान लीजिए ये सर्कल है, तो 90 डिग्री मतलब यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से 90 डिग्री मतलब यहाँ पे वेलोसिटी अगर ये पूरा सर्कल खत्म कर रहा है, तो 5 GR रूट 5 GR और रूट 3 GR, 2 GR 2 GR कम करते जानी है, रूट GR। और जब नीचे आ रहे हैं तो वापस 2 GR बढ़ानी है, यहाँ पे रूट 3 GR हो जाएगी। यहाँ पे टेंशन हो जाएगा 6 mg, टेंशन 3 mg कम करते जाना है। ऐसा आप सबने पढ़ाई होगा, सिर्फ मैं याद दिला रहा हूँ आपको। यहाँ पे टेंशन हो जाएगा 3 mg, यहाँ पे टेंशन हो जाएगा 0, और यहाँ पे टेंशन हो जाएगा वापस 3 mg। चलिए, तो लोवेस्ट पॉइंट से 90 डिग्री पे, मतलब ये अपना आंसर होना चाहिए, आप सबको याद होना चाहिए, और सही है। रूट 3 GR और टेंशन हो जाएगा 3 mg। चलिए, ये भी बिल्कुल सही है। चलो, आगे देखते थर्ड, बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड v इन हॉरिजॉन्टल सर्कल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब ऐसे घूम रही है, फ्रॉम ए टू सी शोन इन द फिगर। व्हाट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी इन हाफ रिवॉल्यूशन। चलिए, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी। चलिए, अगर इसी सर्कुलर पाथ दिया है, तो खास अपन को ध्यान रखना है कि चेंज इन वेलोसिटी कहां पे होगी।
ये अपनी इनिशियल वेलोसिटी है v इनिशियल, ये अपनी फाइनल वेलोसिटी अगर ऐसे घूम रहा है टेंजेंट की डायरेक्शन में, v फाइनल यहाँ पे हो जाएगी। चलिए हमें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। चलिए दोनों ही अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो यहाँ पे दोनों ही स्पीड सेम हो जाएगी, मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, v इनिशियल भी v हो जाएगा, v फाइनल भी v हो जाएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो एक को नेगेटिव मान ले, एक को पॉजिटिव मान ले। चलिए अगर ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है तो रियलिटी में क्या हो जाएगा, ऊपर वाली नहीं आगे वाली। हमने कल के वीडियो में भी बात की थी कि नॉर्थ डायरेक्शन कभी ऊपर नहीं होती, नॉर्थ डायरेक्शन ऑलवेज अपने सामने होती है, साउथ डायरेक्शन ऐसे होती है, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन। चलिए तो मेरे सामने वाली डायरेक्शन ये हो जाएगी नॉर्थ डायरेक्शन और पीछे वाली डायरेक्शन ये हो जाएगी साउथ डायरेक्शन। चलिए तो ये ईस्ट और ये वेस्ट, ए से सी तक जाने में फाइनल वेलोसिटी इधर है, मतलब हमने नेगेटिव मान रखी है साउथ को, पॉजिटिव मान रखी है नॉर्थ को। अगर अपना फाइनल आंसर नेगेटिव आ रहा है तो टुवर्ड्स द साउथ, फाइनल आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्थ। चलिए चेंज इन वेलोसिटी हमें चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी क्या मुझे ये करना चाहिए, ऑलवेज वेक्टर फॉर्म में अगर आपको करना है तो v फाइनल माइनस v इनिशियल ही करना है। चलिए तो यहाँ पे मैं कर लू v फाइनल माइनस v इनिशियल, वैसे फाइनल वेलोसिटी अपनी माइनस v है, इनिशियल वेलोसिटी अपनी v है माइनस v, तो ये हो गया माइनस 2v, माइनस क्या दिखा रहा है डायरेक्शन, हमने माइनस कौन सी मान रखी है, हमने माइनस मान रखी है ये साउथ डायरेक्शन। तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी v इन डायरेक्शन ईस्ट, गलत है, यहाँ पे हो जाता नहीं, यहाँ पे भी नहीं होता। चलिए मैं वो भी बता रहा हूँ, 2v डायरेक्शन साउथ में, v वेस्ट में, 2v नॉर्थ में, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए अगर मान लो ये यहाँ पे पूछ रहे हैं ये पॉइंट पे, तो ये पॉइंट पे वेलोसिटी इधर मतलब ईस्ट डायरेक्शन में, और इनिशियल वेलोसिटी थी अपनी यहाँ पे। चलिए ये v इनिशियल, ये v फाइनल। अगर आप पूछ रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी 90 डिग्री पे, सिर्फ यहाँ तक पूछ रहे हैं, तो हमें क्या ये करना चाहिए, v फाइनल माइनस v इनिशियल, फाइनल को ऐसे ही रखो, इनिशियल को उल्टा करना है वेक्टर फॉर्म में, इनिशियल अगर उल्टा कर दो तो नीचे आ जाएगा और रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा। ये अपनी साउथ थी, ये अपनी ईस्ट थी, ईस्ट साउथ डायरेक्शन में अपनी चेंज इन वेलोसिटी होगी। थोड़ा ध्यान से करना है, गलती नहीं करनी है। ऐसे एमसीक्यू तो बिल्कुल आसान है, यहाँ से तो हो ही जाना चाहिए। चलिए अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक तो हमने देख लिया, यहाँ तक देख लिया, यहाँ तक देख लिया, यहाँ तक पूछ लेते हैं, तो क्या फाइनल वेलोसिटी अपनी इधर होगी। चलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे थी, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे थी, तो मैं अगर वेक्टर फॉर्म यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ तो ये हो जाएगा v फाइनल, इसको उल्टा कर दो, इनिशियल को, इनिशियल अपोजिट नॉर्थ डायरेक्शन में था, अगर उसको उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा नीचे वाली डायरेक्शन में, इनिशियल रिजल्टेंट इसका कुछ ऐसा आएगा, ये डायरेक्शन में आएगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। बात ध्यान में रखनी है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसे एमसीक्यू नीट में पूछते हैं। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। Fish in water looks a bird vertically above in air. If x is the height of the bird from the surface of water and x is the depth of fish from the surface of water, refractive index of water with respect to air is mu above estimate the apparent height. Which of the following is correct? देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, ये कोई टफ नहीं है, लेकिन हमें ये रे ऑप्टिक्स का है और यहाँ से ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले डेफिनेटली आएंगे। क्या करना है, मान लीजिए नीचे वाटर है, ऊपर एयर है, यहां से कोई बर्ड है जो कि एक साइड पे है। चलिए यहाँ पे बर्ड, कंसेप्ट क्या है मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे फिश है मान लीजिए, ये भी एक्स जितनी डेप्थ पे है। चलिए ये भी एक्स जितनी डेप्थ, ये भी एक्स जितनी हाइट। चलो होता क्या है कि अगर आप रेयर मीडियम में से डेंसर में देखोगे, ये फिश थोड़ी ऊपर आती हुई नजर आएगी। चलिए फिश फिलहाल तो यहाँ पे, लेकिन ये दिखेगी कहाँ पे, दिखेगी थोड़ी ऊपर, ये एप्रंट है, एप्रंट डेप्थ हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, कि ये हो जाएगी एक्स बाई म्यू या तो एन, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान रखा है। इसमें बर्ड अगर देख रहा है, ऑब्जर्वर ये है बर्ड, हाँ ऑब्जर्वर बर्ड है, फिश को देख रहा है, फिश थोड़ी ऊपर आती हुई नजर आएगी। बर्ड जब फिश को देख रहा है तब ये एक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो मीडियम चेंज ही नहीं हुआ भाई। चेंज कहां पे हुआ, चेंज नीचे हुआ, यहाँ पे हो जाएगी एक्स बाई म्यू। तो बर्ड को ये डिस्टेंस टोटल कितना मालूम पड़ेगा, ये एक्स और ये नीचे वाला एक्स बाई म्यू, दोनों का एडिशन जीता। चलिए यहाँ पे ऑब्जर्वर था बर्ड, मान लो ऑब्जर्वर फिश है। चलिए ऑब्जर्वर फिश है,
तो यहाँ पे हो जाएगी फिश, यहाँ पे हो जाएगा बर्ड। ये अब फिश को इसमें कोई चेंज नजर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ तक तो मीडियम चेंज ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो फिश को क्या दिखेगा कि अगर ये एक्स है तो उसको म्यू एक्स जितना ऊपर दिखेगा, मतलब ये थोड़ी हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो फिश को क्या लगेगा, एक्स और ये म्यू एक्स। चलिए, तो दोनों में फर्क है, दोनों में जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा ऊपर आता हुआ नजर लगेगा। यहां भी ये ऊपर आया है, यहां भी ये ऊपर चला गया है, लेकिन अपनी रेफरेंस लाइन बीच में थी, रेफरेंस लाइन बीच में थी। अगर रेफरेंस लाइन बीच में है तो ये ऊपर आएगा तो ये एप्रन डेप्थ कम हो जाएगी, ये तो उतनी रहेगी। रेफरेंस लाइन बीच में है तो एप्रन हाइट थोड़ी बढ़ जाएगी, ये तो उतनी है। तो डेफिनेटली जब फिश ऑब्जर्व करेगी तो बर्ड कुछ ज्यादा ही हाइट पे लगेगा, बर्ड ऑब्जर्व करेगी तो फिश थोड़ी ऊपर आती हुई नजर निकलेगी उसे। तो दोनों इक्वल तो नहीं होगा। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन में गलती नहीं होनी चाहिए। डिस्टेंस ऑफ बर्ड एस्टिमेट बाय फिश इज इक्वल, इक्वल वाला गलत हो जाएगा। चलिए अपन पेन चेंज कर लेते हैं। चलो, डिस्टेंस ऑफ बर्ड एस्टिमेट बाय फिश, मतलब जो फिश दिख रही है इज मोर देन डिस्टेंस ऑफ फिश एस्टिमेट बाय द बर्ड। ये बिल्कुल सही है, फिश जो ऑब्जर्व करेगी वो डिस्टेंस ज्यादा होगा कंपेयर टू बर्ड, ठीक है। वापस एक बार देख लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ द बर्ड एस्टिमेट बाय द फिश, मतलब फिश जो ऑब्जर्व कर रही है इज मोर देन डिस्टेंस ऑफ फिश एस्टिमेटेड बाय द बर्ड। चलिए, तो बर्ड जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके कंपैरिजन में फिश जो ऑब्जर्व कर रही है वो ज्यादा होगा। डिस्टेंस ऑफ द बर्ड एस्टिमेट बाय द फिश इज लेस देन, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए, तो ये सही रहेगा। कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आएंगे अब आपको ऑप्शन पढ़ने में कोई गलती नहीं करनी है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चलिए, हमें इसमें कौन कौन से करेक्ट है ये देखना है। above the surface of earth at height h acceleration due to gravity decrease, below the earth surface at depth h acceleration due to gravity decrease, बहुत सही है। हमें ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन सरफेस पे होगा, यहाँ पे g मैक्सिमम होगा क्योंकि 9.8 है, या आप 10 मान के चलो, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए, जैसे जैसे आप यहाँ से ऊपर जाओगे जी की वैल्यू कम होती जाएगी, जी डिक्रीज होगा। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे जी डिक्रीज होगा। आपको दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाइट एच क्या होगा, जी 1/h प्लस आर ऑल ब्रैकेट का स्क्वायर, यहाँ पे जी 1-h/r हो जाएगा। चलिए, तो दोनों ही केस में हाइट अगर आप सरफेस से नीचे जा रहे हो तो भी जी कम होगा, से ऊपर जा रहे हो तो भी जी कम होगा, दोनों ही केस इसमें कम हो रहा है। फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, ये तो याद आप रख ही पाओगे, जी में चेंज क्या हो रहा है वो थोड़ा आपको पता होना चाहिए। फिलहाल तो ये सही है, दोनों सही है। चलिए देखते हैं। चलिए, तो डिवाइन एकेडमी अगर आपको रीनीट करना है, अगर आप कहीं पे ऐसा लग रहा है कि चलिए यार अपना स्कोर पहली एग्जाम में, लेकिन हाँ मैं ये पहले बता रहा हूं कि अगर पहला अटेम्प्ट सही नहीं रहा तब की बात हो रही है। अगर आपका पहला अटेम्प्ट सही रहा तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चलिए रीनीट करना है तो आप अपनी डिवाइन एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, काफी बढ़िया बढ़िया टीचर वहां पे आपको मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, तो आगे देखते हैं। चलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, ऑप्शन तो सारे गलत हैं। हाँ ये सही है, कभी कभी ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो हम देख लेते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब यहाँ पे आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा, ये ऑर्डर आपको बनाना है। चलिए ठीक है, तो ये ऑर्डर में क्या होगा, सबसे यहाँ पे देखो फोर्स कितने दिए, ग्रेविटेशनल फोर्स दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दिया, न्यूक्लियर फोर्स दिया, वांडरवाल फोर्स दिया है। तो सबसे जिसकी इंटेंसिटी, जो फोर्स काफी कम लग रहा है, जो सबसे वीक है नेचर में, ये फोर्स अपना वांडरवाल फोर्स हो जाएगा। वांडरवाल फोर्स सबसे वीक होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स उससे बड़ा होगा, उससे बड़ा हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हो जाएगा न्यूक्लियर फोर्स। बात तो सही है, कोई इतना वो है नहीं। सबसे छोटा हो जाएगा अपना वो वांडरवाल फोर्स, उससे बड़ा हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे बड़ा हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और उससे बड़ा हो जाएगा अपना न्यूक्लियर फोर्स। चलिए, ये तो सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आपको पूछ ले कोई डिस्टेंस पे, मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए न्यूक्लियर फोर्स है काफी शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज के बाद वो रैपिडली डिक्रीज हो रहा है।
वंडरवाल फोर्स भी ऐसा ही, डिस्टेंस के साथ ये डिक्रीज हो जाएगा। ये दोनों फोर्स भी डिक्रीज हो गए, लेकिन इतने डिक्रीज नहीं हो गए। तो आपको अगर एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूज करना है तो ये पूछ सकते हैं कि भाई पर्टिकुलर डी डिस्टेंस पे, और डी डिस्टेंस अपना मिलीमीटर ऑर्डर का है, माइक्रोमीटर ऑर्डर का है, सेंटीमीटर ऑर्डर का है। अगर सेंटीमीटर ऑर्डर का रहा या मिलीमीटर ऑर्डर का रहा तो बच्चों याद रखना ये फोर्स वीक हो जाएगा, ये फोर्स भी वीक हो जाएगा। तब ये दोनों फोर्स करीब करीब इतने वीक हो जाएंगे, इतने वीक हो जाएंगे कि इसका तो कोई मतलब सिग्निफिकेंट रहेगा ही नहीं, काफी वीक हो जाएगी। तब ये फोर्स सबसे ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स उससे कम होगा और ये दोनों फोर्स उससे भी कम हो जाएंगे। यहाँ पे अगर मान लो रियलिटी में आपको ऐसे ऑप्शन दिए हैं, आप अगर ऐसा यहाँ पे मेंशन है नहीं, लेकिन हो सकता है एग्जाम में ऐसा कर दे, कोई पर्टिकुलर मिलीमीटर ऑर्डर पे रखा है, माइक्रोमीटर ऑर्डर पे रखा है। अब आप बताओ, तो आपने ज्यादा से ज्यादा क्या सुना होगा कि न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग है, ग्रेविटेशनल फोर्स वीक है, उससे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स उससे भी स्ट्रॉन्ग है, वांडरवाल फोर्स काफी वीक है। चलिए, लेकिन अगर ये डिस्टेंस थोड़ा बड़ा हो गया तब ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सबसे बड़ा हो जाएगा, उससे छोटा हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स भी छोटा हो जाएगा, वांडरवाल फोर्स भी छोटा हो जाएगा। तो उसमें की बार नीट में शायद ऐसा देखा जाए, बीच वाला कोई बड़ा है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बड़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स उससे छोटा हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स भी छोटा हो जाएगा, और यहाँ पे करीब करीब इक्वल भी आप मान सकते हो, इसका कोई सिग्निफिकेंट इतना है नहीं वांडरवाल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप तब ऐसा ऑर्डर सेट कर सकते हो कि भाई ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, आई ये 2 नंबर क्योंकि बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे आपको ऐसा भी ऑप्शन मिल जाए तो ये भी हो सकता है वहां पे। ठीक है, लेकिन वो तब की बात है जब डिस्टेंस थोड़ा बड़ा दिया है, क्योंकि बड़े डिस्टेंस में न्यूक्लियर फोर्स जल्दी से कम हो जा रहा है। चलो आगे देखते हैं, लेकिन फिलहाल तो कुछ बताया नहीं है तो अपना यही ऑर्डर सही रहेगा, लेकिन कुछ मेंशन किया है तो आप थोड़ा ये ध्यान में रखो, ये गलती नहीं होनी चाहिए, जल्दबाजी में गलती हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर रिगार्डिंग फ्रिक्शन। चलिए, फ्रिक्शन में भी आपको याद रखना है सबसे बड़ा फ्रिक्शन कौन सा होगा, स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक, रोलिंग। सबसे बड़ा हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि यहां से बॉडी जस्ट चलना शुरू कर रहा है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे बड़ा फ्रिक्शन हो जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे बड़ा हो जाएगा, उससे छोटा हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक उससे भी छोटा हो जाएगा, रोलिंग उससे भी छोटा हो जाएगा। चलिए अब ऑप्शन मैच करो, थोड़ा इधर उधर है तो ध्यान रखो। लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे बड़ा, टू सबसे बड़ा किस में दिख रहा है, टू सबसे बड़ा यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। चलिए, स्टैटिक फ्रिक्शन उससे कम होगा, यहाँ पे कम है, काइनेटिक उससे भी कम होगा। चलिए, नहीं यहाँ पे नहीं दिख रहा, ये भी गलत हो जाएगा, ये अपना सही रहेगा ऑप्शन थर्ड। स्टैटिक सॉरी लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे बड़ा, स्टैटिक से भी बड़ा है, काइनेटिक से भी बड़ा है, और काइनेटिक रोलिंग से बड़ा है। थोड़ा ध्यान रखो ये ऑर्डर। चलो, लिमिटिंग सबसे बड़ा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, स्टैटिक उससे छोटा हो जाएगा, काइनेटिक उससे भी छोटा हो जाएगा, रोलिंग उससे भी छोटा हो जाएगा। तो ये ऑर्डर आप याद रखो। अपने एमसीक्यू में शायद इस साल कुछ ऐसा भी देखा जाए कि बीच वाला बड़ा है दोनों से, ये उससे भी बड़ा है, तो ऐसा कुछ अगर मिल रहा है तो आपको ऑप्शन में थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ी जल्दबाजी कम करनी है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। What will be the work done if force 9 I cap minus 4 J cap plus 5 K cap Newton in body of mass 7 kg moves from position 6 I cap 4 J cap minus 3 K cap to यहाँ पे 8 I cap minus 3 J cap। चलिए, हमें वर्क डन निकालना है। यहाँ पे साइन में थोड़ी इधर उधर हो सकती है, साइन थोड़ा आपको ध्यान थोड़ा यहाँ पे केयरफुल रहना है साइन को लेकर, थोड़ा सा भी इधर उधर हो कोई भी ऑप्शन मैच हो जाएगा। चलिए, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वैसे वर्क डन का फॉर्मूला ये है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अगर दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लो, डॉट प्रोडक्ट करने से आंसर मिल जाएगा। चलिए, फोर्स यहाँ पे दिया है 9 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। चलिए, हो गया अपना फोर्स। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपको ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल ही करना है। फाइनल अपना है 8 आई कैप में से आई कैप निकालो, साइन में थोड़ा ध्यान रखो, फाइनल माइनस इनिशियल ही करना है और कुछ नहीं करना है। 8 आई कैप, चलो
यहाँ पे कभी ऐसा भी कर सकते हैं, पहले ये पॉइंट से यहाँ पे, ये पॉइंट से वहां पे, तब भी आपको फाइनल माइनस इनिशियली करना है। कंजर्वेटिव फोर्स सिर्फ इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, लेकिन वहां पे मेंशन होगा। चलिए वो तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 माइनस 6 ये हो जाएगा 2i के, -3 -4 ये माइनस कर रहे हैं आप, 8 माइनस 6 मतलब 2, -3 और ये +4 है, लेकिन तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, -3 -4 ये हो जाएगा -7। ठीक है, ये 8 -3 मतलब ये हो जाएगा +11 के। थोड़ा ध्यान रखो, अब आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ कर लो। 9 2 ये हो जाएगा 18, और ये माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 4 28 प्लस 11 5 55। चलिए 8 और 8 16 और 5 21, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 101 इतना आंसर आएगा डेफिनेटली 101 जूल। चलिए आगे देखते हैं। चलो, base camp of enemy is at distance 5√3 meter from the tank having muzzle velocity 10 meter per second. To what angle must cannon to hit enemy base camp? चलिए कैनन है हमारे पास यहाँ पे। चलिए वो 5√3 मीटर अपने एनिमी से कैंप से 5√3 मीटर डिस्टेंस पे है। चलिए डिस्टेंस आ गया 5√3 मीटर, और ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ पे कोई मान लो बॉम्ब है जो कि फेंक रही है, कितना एंगल रखा जाए तो यहाँ पे पहुंच जाए, मतलब एंगल पूछ रहे हैं। और ये स्पीड अपन को दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड। तो कुछ नहीं है, थोड़ा ध्यान से सिर्फ आप रेंज वाला फॉर्मूला लगा दो तो हो जाएगा। रेंज का फॉर्मूला हमें पता है, R इक्वल टू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। चलिए रेंज अपन को दे रखी है 5√3 मीटर। चलिए ये हो गई 5√3, जी मतलब 10 यहाँ पे ले लो, मल्टीप्लाई बाई 10। अपने पास स्पीड थी 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और ये साइन 2 थीटा। चलिए तो 0 0 एक कट जाएगा, 10 को ले लो नीचे, √3/2 हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू, साइन 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60, और थीटा अपना हो जाएगा 30। तो डायरेक्ट 30 यहाँ से टिक मुक कर लेना। थीटा डेफिनेटली आया है 30, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए अगर दो एंगल का एडिशन 90 हो रहा है तो दोनों एंगल पे रेंज सेम मिलेगी, 30 डिग्री पे भी सेम मिलेगी, 60 डिग्री पे भी सेम मिलेगी। अरे हाँ कि ना, तो अपना आंसर आना चाहिए 30 डिग्री रखो या 60 डिग्री रखो, दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी गलती मत कर देना। चलिए आगे देखो। टू ब्लॉक ऑफ मास m1 and m2 ग्रेटर देन m1 hang at the end of light flexible cart passing through a small frictionless pulley। एक्सेलरेशन निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सेलरेशन वाले थोड़े केस देख लेना। ये मास m1, यहाँ पे मास m2, ये m1 है, ये m2 है एक्सेलरेशन। चलो तो ये एक्सेलरेशन तो हमें पता है। मान लो m1 बड़ा है, सॉरी m2 बड़ा है, तो m2g, ये फोर्स बड़ा होगा, ये फोर्स छोटा होगा, m1g नेट फोर्स हो गया, बड़े में से छोटा निकाला, नेट मास m1 प्लस m2, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन m1g माइनस m2g बाई m1 प्लस m2। एक थोड़ा ये केस कर लेना कि मान लो यहाँ पे पुली है, यहाँ एक मास है, यहाँ पे दूसरा मास है, यहाँ पे एक मास और है, ये एक्सेलरेशन कैसे निकाले और ये दोनों स्ट्रिंग में टेंशन कैसे निकाले, ये केस थोड़ा अच्छे से ध्यान में रख लेना। हो सकता है अपनी नीट में ये देखा जाए, ये भी देखा जाए एक्सेलरेशन वाले केसेस। चलिए आगे देखते हैं। अ लाइट एंड हेवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलिए हमारे पास 3 फॉर्मूला है कि वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। जैसे रोटेशनल मोशन दे रखा है, तो रोटेशनल मोशन में ये हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा p²/2a। चलिए यहाँ पे हो जाएगा k इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम L² बाई मास की जगह पे आ जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तीसरा फॉर्मूला जो कि आपको नहीं पता है, हो सकता है वहां से क्वेश्चन आ जाए, k इक्वल टू हाफ मोमेंटम इंटू स्पीड। मोमेंटम माने mv, स्पीड इंटू v, हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k इक्वल टू हाफ li, चलिए सॉरी li नहीं, l ओमेगा, आई ओमेगा इंटू ओमेगा, आई ओमेगा स्क्वायर। चलिए कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, अगर आपको मास और स्पीड में से कोई कांस्टेंट दिया है तो आप ये वाला यूज करोगे, मास स्पीड और काइनेटिक एनर्जी। मास मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम और स्पीड,
बिल्कुल सेम वैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सेम दी है, मास दिया है और मोमेंटम का रिलेशन पूछा है, मोमेंटम मोमेंटम मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी, मास और मोमेंटम, मतलब अपना ये बीच वाला फॉर्मूला काम आएगा, लेकिन ये भी साथ में ध्यान में रखना है। चलिए, मास, एनर्जी और मोमेंटम। चलिए, तो अगर अपनी एनर्जी कांस्टेंट है, मास प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, मास प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, ज्यादा मास वाले के पास ज्यादा मोमेंटम होगा। लाइट बॉडी हैव ग्रेटर मोमेंटम, गलत हो जाएगा। हैवी बॉडी हैव ग्रेटर मोमेंटम, बिल्कुल सही होगा। दोनों के पास इक्वल मोमेंटम नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, तीनों फॉर्मूला ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, चलिए मैं वापस कह रहा हूं कि अगर जरूरत लगे कि आपको ऐसा लगे कि चलो सर पहला अटेम्प्ट सही नहीं गया है, उसके बाद ही आपको ये सोचना है कि अगर अच्छा इस साल जो किया है उससे अच्छा अगले साल करना है, तो आ जाओ, हम आपको बढ़िया से बढ़िया तरीके से अपने जितने टॉपिक है वो वापस करा देंगे। ठीक है, चलो। तो एक बार अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एक बार आप यहाँ पे डेफिनेटली आओ, देखो, फिर सिस्टम पूरी देख लो, उसके बाद आप डिसीजन आपका रहेगा। चलो आगे देखते हैं। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट डे, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डे। ये भी अच्छा कंसेप्ट है, हो सकता है एग्जाम में आपको ये मिल जाए। नीट 2025 के लिए अच्छा है। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि रेडियस हाफ हो जाए, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ डे। चलिए, तो हमें क्या करना है, मोमेंटम कंजर्व करना है। हाफ एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। चलिए, एंगुलर मोमेंट सर्वेशन कि अगर मान लो इसकी रेडियस हाफ हो जाए तो क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, आई ओमेगा, आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। घूम रही है इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर रहे हैं। चलिए, हमें डे निकालना है कि डे कितने लेंथ का अपना डे हो जाएगा, और रेडियस हाफ हो रही है, तो आई ओमेगा रेडियस से इफेक्ट होगी उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, और एंगुलर स्पीड से हम टाइम निकाल पाएंगे, टाइम पीरियड निकाल पाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2/5 एम आर स्क्वेयर 2 पाई/T1, मतलब इनिशियल जो है 2/5 एम। यहाँ रेडियस हाफ हो रही है तो r/2 का स्क्वायर, r² / 4, और यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई/T2। काट दो जो सेम है, 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर कट जाएगा, 2 पाई कट जाएगा, T2 इक्वल टू T1/4 हो जाएगा। मतलब अपना डे जितने टाइम का है उससे 4 टाइम कम हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा T1/4, मतलब 24 आवर का डे है, ये 6 आवर का हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ये थोड़ा ध्यान से देख लेना क्या कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 3 टाइम कम रेडियस कर देते तो r/9 हो जाता, T1/9 टाइम अपना डे हो जाता। कभी कभी ये भी कह सकते हैं कि ये रेडियस 2 टाइम बड़ी हो जाए। अगर 2 टाइम बड़ी हो जाए तो यहाँ पे 4 ऊपर आएगा, तो T2 इक्वल टू 4T1, मतलब 24 आवर का है, ये 96 आवर का हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। 30, correct formula for gravitational energy if there is point mass m at distance r from the center of earth। चलिए, और r बड़ी है, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये है -G_m1, जैसे K_Q1Q2/r है, जैसे -G_m1 m2, एक अपनी अर्थ है, एक अपना पॉइंट मास है, डिवाइड बाय r। क्योंकि r+r लेना, लेकिन r काफी छोटी बताइए तो हम सिर्फ r मान ले तो भी चलेगा। r+r के कंपैरिजन में कैपिटल R को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। चलिए, ये नहीं आएगा, बिल्कुल ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। 0 भी नहीं आएगा, MGH नहीं आएगा, ये आएगा अपना ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी के रिगार्डिंग कौन कौन से ऑप्शन सही है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला ये हो जाएगा, एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू √2gm/r। पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला, ये मास जो है वो बॉडी का मास नहीं है, प्लेनेट का मास है। जो भी प्लेनेट की आप एस्केप वेलोसिटी निकाल रहे हो वो प्लेनेट का मास है, रेडियस भी वो प्लेनेट की है। दूसरा फॉर्मूला ये हो जाएगा, जीएम की जगह पे आप स्मॉल gr² रख दो, एक एक बार r कट जाएगा, 2gr। तीसरा फॉर्मूला भी है इसका। तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर आप मास की जगह पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रख दो, क्या हो जाएगा, √2g डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³ डिवाइड बाई r। तो एक एक बार r कट जाएगा, बचा r², चलाएगा बाहर, r हो जाएगा √4 2 8/3 g ρ π। चलिए ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। जी
मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एक एक बार आर कट जाएगा, आर स्क्वायर बाहर निकल के आर हो गया 0 पाई। चलिए अब कहाँ पे कौन से यूज करने हैं? अगर आपको रेडियस या मास पे कोई रिलेशन पूछा है तो ये, ग्रेविटी पे कोई रिलेशन पूछा है तो ये, डेंसिटी पे कोई रिलेशन पूछा है तो ये, थोड़ा ये याद रख लेना। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास इन डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मास से कोई लेना देना है नहीं, डायरेक्शन से कोई लेना देना है नहीं। कहाँ पे अपने फॉर्मूला में बॉडी का मास आ रहा है? ग्रेटर वैल्यू ऑफ जी आर ग्रेटर विल बी द एस्केप वेलोसिटी, ये भी सही है। जी आर की वैल्यू जितनी बड़ी वेलोसिटी उतनी बड़ी, प्लेनेट की डेंसिटी जितनी बड़ी उतनी भी एस्केप वेलोसिटी बड़ी हो जाएगी। एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ 11.2 जी बिल्कुल सही है। एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून इज ग्रेटर देन द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, गलत हो जाएगी। मून की एस्केप वेलोसिटी कम है, इतनी कम है वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। स्टेटमेंट थोड़ा याद रखो, एग्जाम में यहां से आ सकता है। अगर मून की एस्केप वेलोसिटी इतनी कम है कि वहां पे जो गैसेस है उसकी नॉर्मल स्पीड इसकी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है, फॉर एग्जांपल मान लो ये मून, मून की एस्केप वेलोसिटी मान लो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड है, क्योंकि वहां पे गैस है, गैस की वेलोसिटी उससे ज्यादा है, तो गैस की वेलोसिटी उससे ज्यादा है तो गैस के मोलेक्यूल वहां से एस्केप हो रहे हैं, वहां पे टिक नहीं पा रहे। एनवायरमेंट ना होने का एक रीजन ये भी है कि मून की जो एस्केप वेलोसिटी है, गैस के मोलेक्यूल की स्पीड उससे ज्यादा है, मान लो 4 और 5 मान के चलो। गैस की वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर सेकंड है, मून की एस्केप वेलोसिटी तो ज्यादा है, निकल जाएंगे बाहर। लेकिन अर्थ से नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि अर्थ से बाहर निकलना है तो इतनी स्पीड मिनिमम चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है नहीं उतनी उसके पास। चलिए, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, फोर्थ अपना गलत है, लास्ट। ट्रांसपेरेंट ट्यूब ऑफ 15 सेंटीमीटर एज contains small air bubble when viewed through one face is 6 centimeter, when viewed through opposite face is 4 centimeter, then the refractive index of material। चलिए एक अपना स्लैब है, क्योंकि उसकी लेंथ आपको दी है 15 सेंटीमीटर। चलिए अब हमने एक साइड से देखा तो क्या हुआ, एक साइड से देखा तो वो दिखा हमें 6 सेंटीमीटर। चलिए 6 सेंटीमीटर एयर बबल मान लो यहाँ पे था, थोड़ा आगे दिखा। दूसरी साइड से दिखा तो हमें वो दिखा 4 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर, तो ये टोटल तो अभी भी 10 सेंटीमीटर का ही बन रहा है, लेकिन रियलिटी में है 15 सेंटीमीटर का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए इसका, ये मटेरियल का? चलो तो लगा लो। मान लो कि 15 centimeter edge contain a small air bubble when view through one face। मान लो यहां से इसकी रियल हाइट x, मान, चलिए रियल हाइट x है लेकिन हमें दिखी x, पूरी 15 है, बीच में कहीं पे एयर बबल था। मान लो एक साइड की लेंथ हमने मान ली x, लेकिन दिखा 6। अगर ये पूरा 15 है, इसमें से x निकाल दो, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 माइनस x, लेकिन दिखा ये 4। दो बार अपनी एप्रन डेप्थ वाला फॉर्मूला लगा लो, हो जाएगा। चलिए पहले यहां के लिए लगाते हैं एच एप्रन। एच एप्रन फॉर्मूला अपना ये है इक्वल टू एच रियल बाई म्यू। चलिए अपनी एप्रन डेप्थ है 6, रियल डेप्थ हमने मान रखी है x बाई म्यू। चलिए यहां पे लगाओ एच एप्रन अपनी है 4, एच रियल है 15 माइनस एक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही फॉर्मूला लगाया। अब एक काम करो, x की वैल्यू यहाँ पे रख दो 6 म्यू। चलिए रख दो यहाँ पे 6 म्यू, तो ये हो जाएगा 4 म्यू इक्वल टू 15 माइनस 6 म्यू। उसे 6 म्यू को ले लो इधर, ये हो जाएगा 10 म्यू इक्वल टू 15, तो म्यू अपना हो जाएगा 1.5। चलिए तो म्यू की वैल्यू आ गई 1.5। चलो आगे देखते हैं। चलो ठीक है, ये आज के थे आपके 15 एमसीक्यू। कल वापस ऐसे 15 एमसीक्यू मिलेंगे। 3 वीडियो हमने बनाए 15 एमसीक्यू के, 45 एमसीक्यू कंप्लीट हुए यहाँ पे अपने। 45 कर लो, बेहतर तरीके से कर लो, डेफिनेटली यहाँ से कुछ ना कुछ एग्जाम में आएगा। थोड़ा भरोसा कर लो, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो ये 15 एमसीक्यू आप सोल्व अच्छे से कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, ये आपको कमेंट में बताना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जोड़ो, ये जिम्मेदारी हम आपको देते हैं। ठीक है, थैंक यू।